नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत निर्धारण डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होती है, इस प्रश्न को लेकर मार्शल तथा पूर्व के अर्थशास्त्र में विवाद था। मार्शल के पहले के अर्थशास्त्री इस विवाद को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग पक्ष करता है अथवा पूर्ति पक्ष करता है, इस पर विचारधारा नहीं बनी। प्रथम विचारधारा के अनुसार, इसमें दो विचारधारा लेते हैं अपन। प्रथम विचारधारा के अनुसार किसी वस्तु की कीमत वस्तु की उत्पादन लागत द्वारा तय होती है। वस्तु की उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द्वारा तय होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द्वारा तय होती है। ये प्रथम विचारधारा के अनुसार है। इस विचारधारा का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल एक पक्ष को ही ध्यान में रखा, और वो भी किस पक्ष को ध्यान में रखा? केवल पूर्ति पक्ष को, अर्थात केवल सप्लाई साइड को ध्यान में रखा, जबकि मांग पक्ष की उन्होंने क्या कर दी? पूर्णतया उपेक्षा कर दी, अर्थात मांग पक्ष को तो उन्होंने ध्यान में रखा ही नहीं। क्या कहते हैं डेविड रिकार्डो? डेविड रिकार्डो से पहले हम देखते हैं कि इस विचारधारा में था क्या। वस्तु की उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत के बारे में कौन सोचता है? उत्पादन लागत के बारे में जो निर्माता है, किसी वस्तु का निर्माण करने वाला निर्माता या उत्पादक, वो क्या करता है? लागत के बारे में सोचता है। लागत के बारे में कौन सोचता है? निर्माता या उत्पादक सोचता है, ग्राहक नहीं सोचता है। ग्राहक बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि निर्माता तथा उत्पादक वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। अर्थात रिकार्डो के अनुसार, मांग पक्ष ने पूर्ति पक्ष के अनुसार, कि वस्तु की लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यदि वस्तु की लागत अधिक है तो वस्तु की कीमत अधिक होगी, यदि लागत कम है तो वस्तु की कीमत कम होगी। यह एक पक्षीय विचार था। यह क्या था? एक पक्षीय विचार था, वन साइड थॉट, क्योंकि केवल लागत के बारे में ही सोचा गया और लागत के आधार पर ही यह किया गया कि वस्तु की कीमत लागत के आधार पर तय होती है। अर्थात अगर इसका डायग्राम बना जाए तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सप्लाई कर्व का एक्स एक्स और ये वाई एक्स पर क्या कहते हैं? वस्तु की कीमत वस्तु की उत्पादन लागत द्वारा तय होती है। अगर उत्पादन अधिक है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत अधिक होगी, तथा उत्पादन की लागत कम होने पर वस्तु की कीमत कम होगी। यह एक पक्षीय विचार था, अर्थात इसकी आलोचना की गई तथा बाद में इसे माना नहीं गया। दूसरी विचारधारा, द्वितीय विचारधारा,
द्वितीय विचारधारा के अनुसार विचारधारा के अनुसार उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत तय होती है। उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? इस विचारधारा के प्रतिपादक जेवेंस व वॉलरस। जेवेंस तथा वॉलरस। जेवेंस तथा वॉलरस थे। उन्होंने उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत निर्धारित करने पर बल दिया गया। किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत तय होती है। इन दोनों अर्थशास्त्रों के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होती है। जेवेंस तथा वॉलरस विचारधारा के अनुसार केवल मांग पक्ष किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। यहाँ क्या था? पूर्ति पक्ष था, और यहाँ क्या है? मांग पक्ष। मांग पक्ष यानी डिमांड साइड। जेवेंस तथा वॉलरस के अनुसार केवल मांग पक्ष के आधार पर ही वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। जबकि यहाँ क्या था? सप्लाई, और यहाँ क्या था? डिमांड साइड। अब देखिए, मांग पक्ष थी और उपयोगिता के आधार पर वस्तु के उत्पादन लागत के बारे में निर्माता तथा उत्पादक सोचता है, जबकि उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के बारे में कौन सोचता है? ग्राहक सोचता है। ग्राहक या उपभोक्ता, कस्टमर या कंज्यूमर। ग्राहक या उपभोक्ता सोचता है। उपयोगिता के बारे में ग्राहक सोचता है। अगर ग्राहक तय करता है कि इस पेन की कीमत कितनी होनी चाहिए, तो वो उसके उपयोग के आधार पर रहता है। यदि किसी श्रमिक को ये पेन दिया जाए तो उसके लिए नगण्य के लिए कीमत है, जबकि यह किसी लेखक या पढ़ाने वाले व्यक्ति या शिक्षक को दिया जाए तो उसकी कीमत वह निर्धारित करता है। इसी प्रकार ग्राहक तथा उपभोक्ता उपयोगिता के आधार पर हो सकता है कि किसी के लिए नशा या धूम्रपान, सेवन, मदिरा, इनका उपयोग किसी व्यक्ति के लिए तो हानिकारक है और किसी व्यक्ति के लिए यह उपयोगी माना जाता है। तो उपयोगिता हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है। तो उपयोगिता के आधार पर ये क्या कहते हैं कि वस्तु की कीमत तय होती है। उपयोगिता के आधार पर कीमत तय होती है। यदि उपयोगिता अधिक है तो कीमत अधिक होगी और उपयोगिता कम होने पर कीमत कम होगी। ये किस पर? मांग पक्ष के विचार रखते हैं। इनका डायग्राम जो आएगा वो इस तरीके से आता है। डिमांड का उनके अनुसार उपयोगिता अगर अधिक है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत अधिक होगी। उपयोगिता कम होने पर वस्तु की कीमत कम होगी। अर्थात जेवेंस तथा वॉलरस तथा डेविड रिकार्डो, इन दोनों विचारधाराओं के विरोधी तथा विवादास्पद रही। इन दोनों ने जो अपने अपने सिद्धांत दिए, दोनों ने विचारधारा प्रतिपादित की, इन दोनों में विवादास्पद रहे, क्योंकि दोनों विचारधाराओं के कारण यह तय नहीं हो पाया कि वस्तु की कीमत मांग द्वारा तय होती है या पूर्ति द्वारा तय होती है। परंतु मार्शल ने उपयुक्त विवाद को समाप्त किया। मार्शल पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन दोनों विवादों को समाप्त किया। मार्शल
क्या कहते हैं मार्शल? मार्शल ने उपयुक्त विवाद को समाप्त किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की उत्पादन लागत अर्थात पूर्ति पक्ष तथा उस वस्तु की उपयोगिता अर्थात मांग पक्ष दोनों द्वारा निर्धारित होती है। यानी मार्शल ने क्या किया? पूर्ति पक्ष तथा मांग पक्ष दोनों को सम्मिलित करते हुए अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। इस प्रकार मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां बोथ फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कीमत निर्धारण में क्रियाशील होती है। उनके अनुसार मांग तथा पूर्ति दोनों ही के द्वारा कीमत निर्धारित होती है और कीमत निर्धारण में क्रियाशील भी होती है। जहां वस्तु की मांग डिमांड ऑफ गुड्स तथा वस्तु की पूर्ति डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परस्पर बराबर हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। मार्शल ने अपने इस विचार के समर्थन में कैची का उदाहरण प्रस्तुत किया। मार्शल ने अपने इस विचार के समर्थन में कैची का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके विचार में जिस कैची के दो फलके यानी फलक कौन होता है? दो पार्ट होता है कैची के, एक ऊपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, दोनों में अपर और लोअर। उनके विचार में जिस कैची के दोनों फलके ही कागज को काटने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारण करने के लिए मांग तथा पूर्ति पक्ष दोनों आवश्यक रहते हैं। यानी मार्शल ने कैची के उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार कैची के दोनों फलकों के बिना कागज काटने में असमर्थता होती है, ठीक है, दोनों फलकों के बिना कागज काटने में, अर्थात दोनों फलक होना अति आवश्यक है। इन फलकों के माध्यम से ही किसी वस्तु की कागज को काटा जा सकता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारण करने में मांग पक्ष तथा पूर्ति पक्ष दोनों होना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं मांग तथा पूर्ति में साम्य द्वारा कीमत निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन बाय इक्विलिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मांग तथा पूर्ति में साम्य द्वारा कीमत निर्धारण, इसके लिए मैंने पूर्व में एक टेबल बना दी है, तालिका के रूप में मैंने इसमें दिखा दिया है। वस्तु की कीमत प्रति इकाई, वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई, ये क्या है? सप्लाई, और ये क्या है? डिमांड। इन दोनों को मैंने इसमें दिखा दिया है। प्रति इकाई लागत और दोनों को मैंने इसमें दिखाया है, जिसपे प्रति इकाई जब 20 रुपए है तो वस्तु की पूर्ति कितनी है? 200 है इकाइयों की, तथा वस्तु की मांग कितनी है? 40 इकाइयों की है। इसी प्रकार वस्तु की प्रति इकाई 16 रुपए है तो वस्तु की प्रति इकाई कितनी है? 160, और वस्तु की कीमत इसी प्रकार। तो वस्तु की प्राइस प्रति इकाई घटकर कितनी हुई? 4 रुपए, तो वस्तु की सप्लाई पूर्ति कितनी हुई? 40, वस्तु की मांग कितनी हुई? 200 हो गई। इस तालिका के माध्यम में देखते अपन बाजार में प्रचलित विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति प्रदर्शित कर दी है। अब तालिका से यह स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत 20 रुपए प्रति इकाई है तब वस्तु की पूर्ति 200, वस्तु की पूर्ति कितनी है? 200, जब मांग कितनी है? 40 है। बाजार में यह अतिरिक्त पूर्ति विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता बढ़ाएगी। ये क्या कहलाती है? अतिरिक्त पूर्ति अतिरिक्त पूर्ति, एक्सेस सप्लाई कहलाती है। अतिरिक्त पूर्ति कहलाती है। अतिरिक्त पूर्ति यानी एक्सेस सप्लाई विक्रेताओं के बीच उपयोगिता बढ़ाएगी और विक्रेता बाजार में अपनी वस्तु बेचने के लिए कीमत को घटाएंगे। देखिए, जब 20 रुपए प्रति इकाई थी यानी कीमत अधिक है, जब कीमत अधिक है तो वस्तु की पूर्ति कितनी है? 200, और वस्तु की मांग कितनी है? 40, यानी कीमत अधिक होने पर मांग उसकी कम है, कीमत का अधिक होने पर उसकी मांग क्या हुई? कम हुई। मांग कम होने पर यानी अतिरिक्त पूर्ति, ये क्या कहलाएगी? ये दोनों अतिरिक्त पूर्ति कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई। विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता बढ़ाएगी और विक्रेता बाजार में अपनी वस्तु बेचने के लिए कीमत को घटाएंगे। कीमत कटौती की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बाजार में अतिरिक्त पूर्ति समाप्त ना हो जाए, यानी जब तक ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी जब तक बाजार में मांग समाप्त ना हो जाए, मांग समाप्त ना हो जाए या बराबर ना हो जाए। जब तक बाजार में अतिरिक्त पूर्ति समाप्त ना हो जाए, अर्थात मांग और पूर्ति आपस में बराबर ना हो जाए,
मांग और पूर्ति दोनों आपस में कहाँ बराबर हो रहे हैं, इस बिंदु पर बराबर हो रहे हैं। जब वस्तु की कीमत कितनी 12 रुपए है, तब वस्तु की पूर्ति 120 और वस्तु की मांग भी कितनी है, 120 है। अर्थात यहाँ दोनों स्थिति में क्या हो जाता है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तालिका में यह स्थिति 12 रुपए प्रति इकाई कीमत पर प्रदर्शित है, जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों कितनी है, 120 और 120 है। अतः 12 रुपए प्रति इकाई बाजार की संतुलन कीमत है। ये क्या कहलाती है, संतुलन कीमत कहलाती है। संतुलन कीमत कहलाती है, क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों बराबर है। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। इसके विपरीत यदि बाजार में वस्तु की कीमत, इसके विपरीत बाजार में वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपए, यहाँ पर क्या हो रही है, वस्तु की कीमत घटकर कितनी हुई, 8 रुपए हो गई। जब वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है, तब इस कम कीमत पर बाजार में अतिरिक्त मांग, अतिरिक्त मांग ये क्या कहलाएगा, अतिरिक्त मांग का कहलाएगा, अतिरिक्त मांग कहलाएगी, एक्सेस डिमांड। ये क्या कहलाएगी, एक्सेस डिमांड। और ये क्या कहलाती है, एक्सेस सप्लाई। ये क्या कहलाती है, एक्सेस सप्लाई। अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होगी, बाजार में अतिरिक्त मांग कीमत को बढ़ाएगी। कीमत को क्या करेगी, बढ़ाएगी। कीमत को कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि वस्तु की पूर्ति कितनी है, 40 है, जबकि वस्तु की मांग कितनी हो गई, 160 हो गई। जब वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपए हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कितनी है, सप्लाई कितनी है, 40 इकाइयों की है, जबकि वस्तु की मांग कितनी है, 200 इकाई हो गई। अर्थात बाजार में अतिरिक्त मांग कीमत को बढ़ाएगी और बाजार में कीमत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर ना हो जाए। यानी वापस इसी बिंदु पर आना पड़ेगा, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को बराबर कर देंगे। इस तालिका के माध्यम से हम एक डिमांड और सप्लाई का कर्व बनाते हैं। मैंने इसे कर्व को पूर्व में बना दिया है। देखिए, ओ एक्स पर मैंने डिमांड और सप्लाई को लिया है, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग को मैंने किस में लिया है, ओ एक्स पर लिया है, तथा ओ वाई एक्स पर मैंने क्या लिया है, ओ वाई एक्स पर मैंने वस्तु की कीमत को लिया है, प्राइस को लिया है। वस्तु की क्या लिया, प्राइस को लिया है। मांग व पूर्ति वक्र को, मांग वक्र को मैंने डीडी तथा पूर्ति वक्र को मैंने एसएस सप्लाई द्वारा प्रदर्शित किया है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत मांग और पूर्ति वक्र उस बिंदु पर कीमत निर्धारित करते हैं जहां वस्तु की मांग तथा पूर्ति आपस बराबर हो जाए। जहां वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाए, वहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है और कीमत निर्धारित होती है। वह कीमत जिस पर उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों संतुष्ट हो जाए, वह कीमत जिस पर उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों संतुष्ट हो जाए, अर्थात जिस कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए, उसे संतुलन इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। मैंने ये क्या, ई बिंदु क्या है, यहाँ पर संतुलन बिंदु है। ई यहाँ पर क्या है, संतुलन बिंदु है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब ई बिंदु द्वारा प्रदर्शित मैंने इक्विलिब्रियम को बता दिया है। संतुलन बिंदु ओपी, ओपी जब कीमत है तथा ई क्यू दोनों बराबर है, ओ पी बराबर ई क्यू, ओपी कीमत पर ई क्यू दोनों बराबर है। वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और संतुलन मात्रा दोनों बराबर है। संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्रेता तथा विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं। संतुलन कीमत पर जहाँ इक्विलिब्रियम होता है, वहां पर क्रेता और विक्रेता, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों संतुष्ट होते हैं। जिस कीमत पर जितनी मात्रा क्रेता खरीदना चाहता है, उसी कीमत पर उतनी ही मात्रा विक्रेता बेचने को तैयार होता है। यदि संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्राओं में परिवर्तन होता है,
तो मांग एवं पूर्ति बल आपस में इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पुनः प्राप्त हो जाती है। यदि इस संतुलन कीमत पर मात्रा में परिवर्तन होता है तो मांग एवं पूर्ति बल आपस में इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पुनः प्राप्त हो जाए। संतुलन कीमत में परिवर्तन की दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट स्थिति में हम देखते हैं यदि वस्तु की प्रचलित कीमत वस्तु की कीमत से अधिक है, वस्तु की प्रचलित कीमत वस्तु की कीमत से अधिक हो जाती है यानी P1 हो जाती है, तब अतिरिक्त पूर्ति के कारण वस्तु कीमत घटना प्रारंभ करती है। अतिरिक्त पूर्ति यहाँ क्या हो जाती है? अतिरिक्त पूर्ति। जब प्राइस आपकी P थी यानी 12 और जब आपकी प्राइस बढ़कर कितनी होगी? 16 या 20 हो गई तो ये क्या कहलाता है? अतिरिक्त पूर्ति कहलाती है, एक्सेस सप्लाई कहलाती है, जिसके कारण वस्तु कीमत घटना प्रारंभ होती है और तब तक घटती रहेगी जब तक कीमत घटकर संतुलन कीमत के बराबर ना हो जाए। वापस इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं। तो देखिए इस चित्र में जब आपकी कीमत 12 रुपए थी तो इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा था, मांग और पूर्ति जहां दोनों बराबर हो रही थी। अब कीमत में वृद्धि हुई, मान लो कीमत में वृद्धि होने पर 20 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की पूर्ति कितनी है? 200। वस्तु की पूर्ति कितनी है? 200। ये 200 बिंदु पर। तथा वस्तु की मांग कितनी हुई? वस्तु की मांग हुई 40। 220 पर कितनी हुई? 40। अर्थात ए बिंदु और बी बिंदु, ए तथा बी बिंदु, जब वस्तु की पूर्ति अधिक न होने पर विक्रेताओं में स्पर्धा होने के कारण वस्तु की कीमत OP1 घटना प्रारंभ होती है, तब तक घटती रहेगी जब तक कि वस्तु की कीमत मांग की पूर्ति के बराबर न होकर इक्विलिब्रियम पर संतुलित नहीं हो जाती। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि ए बी क्या कहलाता है? अतिरिक्त पूर्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अतिरिक्त पूर्ति कहलाती है। इस अतिरिक्त पूर्ति के कारण आप देखिए मैंने दो एरो बनाए हुए हैं, ए और बी के। ए से ई के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। जब अतिरिक्त पूर्ति हो जाती है तो ये क्या करता है कि वापस जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं वहां पर आकर जब तक ये क्या कहलाती है? अतिरिक्त पूर्ति के कारण डिमांड और पूर्ति जब तक एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती है, यानी जो दूरी है P1B और PA1B की दूरी को प्रदर्शित करती है। यदि वस्तु की पूर्ति अधिक होने पर विक्रेताओं में स्पर्धा होने के कारण वस्तु की कीमत OP1 घटना प्रारंभ होगी। OP1 घटना प्रारंभ हो जाएगी और घटते घटते जब तक वस्तु की कीमत मांग और दोनों के बराबर नहीं हो जाती तब तक प्राप्त नहीं होती। दूसरी स्थिति में देखते हैं अपन सेकंड कंडीशन में कि यदि वस्तु की प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम है, यहाँ संतुलन बिंदु है, ठीक है, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, अगर इससे भी कम हो जाती है, दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ पर तो क्या बढ़ रही थी और यहाँ क्या हो रही है? घट रही है। जब 12 रुपए की जगह कितना हुआ? 8 रुपए और 4 रुपए हो गए। जब घट रही है, यदि वस्तु की प्रचलित कीमत संतुलन बिंदु यानी जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है से कम, तब अतिरिक्त मांग के कारण वस्तु की कीमत बढ़ना प्रारंभ करेगी। वस्तु के अतिरिक्त मांग के कारण डिमांड बढ़ना प्रारंभ करेगी। ये यहाँ पर बढ़ना प्रारंभ करती है, ये बढ़ना प्रारंभ करती है। जब डिमांड बढ़ने का प्रारंभ करती है तब तक कीमत बढ़कर संतुलन कीमत के बराबर नहीं हो जाती। जब तक बढ़ती है जब तक कि संतुलन बिंदु के बराबर नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं हो जाती। अर्थात यह अतिरिक्त मांग को प्रदर्शित करती है। यह क्या करती है? अतिरिक्त मांग को प्रदर्शित करती है। पूर्ति से मांग अधिक होने के कारण क्रेताओं में स्पर्धा होती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ना आरंभ होती है तथा तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि पुनः संतुलन इक्विलिब्रियम OP प्राप्त ना हो जाता है। जब तक नहीं हो जाता, जब तक संतुलन OP प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। बढ़ने के कारण OP कीमत जब तक संतुलित नहीं हो जाती तब तक प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाती है C और D वाला बिंदु, ये क्या कहलाता है? अतिरिक्त मांग कहलाता है, एक्सेस डिमांड। ये क्या कहलाती है? एक्सेस मांग कहलाती है, अतिरिक्त मांग कहलाती है। तो ये जब तक प्रारंभ नहीं हो, जब तक
बढ़ती रहेगी जब तक कि ओपी बिंदु पर संतुलन नहीं होता। अर्थात इससे यह स्पष्ट है कि मांग तथा पूर्ति शक्तियां निम्नांकित दशाओं बनाए रखने के लिए समर्थ होती है। अर्थात मांग और पूर्ति दोनों वक्र क्या करते हैं, बराबर बनाने में समक्ष होती है।